वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 12th चैप्टर सिंपल मशीन्स, और वीडियो के थ्रू चैप्टर को समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में जो हमने 11th चैप्टर था वो आपका ख़त्म किया था, वर्क एंड एनर्जी। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपका 12th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सिंपल मशीन। सिंपल मशीन, देखो स्टूडेंट्स, मशीन ये वर्ड सुनने के बाद आपके दिमाग में क्या आता है कि हाँ, कुछ बड़ा चीज़ होगा, कुछ बड़ी मशीन्स होने वाली हैं। जैसे बात कर लेते हैं हम मोटर्स वगैरह की, बाइक की, या हम लोग कार की बात कर लेते हैं, सिलाई मशीन्स की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सो ऐसे बहुत सारे मशीन्स का हमारे दिमाग में इमेज आ जाता है। पर यहाँ पे चैप्टर में हम जो बात करने वाले हैं वो है काफ़ी सिंपल मशीन्स के बारे में बात करने वाले हैं। सिंपल मशीन्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स? क्या होती है सिंपल मशीन? अब देखो स्टूडेंट्स, मशीन बोलने के बाद तो हमें बड़े बड़े मशीन्स हमारे सामने दिखने लगते हैं। स्विंग मशीन्स हो गया, मिक्सर ग्राइंडर हो गया आपका, और बाइक्स हो गए, साइकिल हो गया। ये सब क्या है स्टूडेंट्स? ये सब मशीन्स है, एक टाइप से क्या है, ये सब मशीन्स। पर अगर हम बात करते हैं सिंपल मशीन की, तो सिंपल मशीन्स क्या है? देखो स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से देखना, सिंपल मशीन्स होते क्या हैं। देखो, मशीन जो काम करती है वो काम दूसरी मशीन्स भी कर सकती है, पर थोड़ा सा उसे क्या करना पड़ता है, हार्डवर्क करना पड़ता है स्टूडेंट्स। तो सिंपल मशीन्स क्या होती है वो देख लेते हैं, पहले हम समझ लेंगे स्टूडेंट। सच डिवाइस विच आर यूज टू गेट मोर वर्क डन इन लेस टाइम एंड लेस एफर्ट आर कॉल्ड मशीन्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मशीन्स का आपको मतलब बताया गया है कि मशीन्स का मतलब क्या होता है। ऐसे डिवाइस जो क्या करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं कम टाइम में और कम मेहनत में। स्टूडेंट्स, आपको फिर से सुनना है, ज़्यादा काम करते हैं कम टाइम में कम मेहनत में, उसे हम क्या बोलते हैं, मशीन्स बोलते हैं। जो हमारी टाइम को बचाए, जो हमारी मेहनत को बचाए, जो हमारे काम को भी ज़्यादा करे, ऐसे चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, मशीन्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। The nail cutter, the bottle opener and the wheel used to push the load shown in the picture are all machines. So यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बॉटल ओपनर दिया है, यहाँ पे एक व्हील दिया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेल कटर दिया है। ये सब चीज़ क्या है? ये सब चीज़ें भी एक टाइप की मशीन्स हैं स्टूडेंट्स। क्या है? एक टाइप की मशीन्स हैं। They have only one or two parts and a simple and easy structure. Such machines are called simple machine. यहाँ पे simple machines का बहुत ही अच्छे से आपको डेफिनेशन बताया स्टूडेंट्स। क्या बताया है? They have only one or two parts and a simple easy structure. क्या बताया स्टूडेंट्स? वो मशीन्स जिनके पास सिर्फ एक से दो पार्ट होंगे और काफ़ी सिंपल सा स्ट्रक्चर होने वाला है। आप अपने आसपास वो सब मशीन्स देख सकते हैं स्टूडेंट्स। उन्हीं मशीन्स को हम क्या बोलते हैं? सिंपल मशीन्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। Simple machine can be handled easily and there are less chances of these machines breaking down or getting damaged. Simple machines की खास बात क्या है कि इन्हें हम अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, और इनका डैमेज भी कम होता है जब ये कहीं से गिरते हैं, या कहीं भी हम इन्हें रख भी सकते हैं। काफ़ी पोर्टेबल भी होते हैं, काफ़ी छोटे भी होते हैं स्टूडेंट्स। वी यूज़ मैनी सच मशीन्स इन अवर डे टू डे लाइफ, और हम ऐसे मशीन्स, ऐसे सिंपल मशीन्स का यूज़ हम हमारी लाइफ में बहुत बार करते हैं, डेली करते हैं स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। These machines have many parts which carry out many processes for completing a task. For this purpose, the parts are joined to one another. Therefore, these machines are called complex machine. So students, अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स मशीन्स की, तो कॉम्प्लेक्स मशीन्स में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मशीन काफ़ी बड़ी होती है स्टूडेंट्स, और कॉम्प्लेक्स मशीन बहुत सारा काम कर सकती हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेके चल सकती हैं, बहुत सारा काम एक ही बार में वो कर सकती हैं। इसलिए इसमें बहुत सारे पार्ट्स को जोड़े जाते हैं अलग अलग काम करने के लिए और एक मशीन बनाने के लिए स्टूडेंट्स। तो ऐसे मशीन्स को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स मशीन्स बोलते हैं। दिस मशीन्स हैव मैनी पार्ट्स विच कैरी आउट मैनी प्रोसेसेस फॉर कंप्लीटिंग अ टास्क. For this purpose, the part are joined to one another. Therefore, these machines are called complex. तो यहाँ पे complex machines का आपको मतलब बताया स्टूडेंट्स कि ऐसा मशीन जिसमें बहुत सारे पार्ट्स हों और बहुत सारा काम वो कर सकता हो, तो ऐसे मशीन्स को हम बोलते हैं complex machine. Some of the parts are such complex machine are actually simple machines. The structure of complex machine is complicated. और
कॉम्प्लेक्स मशीन्स के कुछ पार्ट क्या होते हैं स्टूडेंट, सिंपल मशीन्स होते हैं। क्या होते हैं, सिंपल मशीन्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स मशीन्स के कुछ पार्ट क्या होंगे, सिंपल मशीन्स होंगे। अगर हम बाइसाइकिल्स की बात करते हैं तो उसका जो ये टायर है स्टूडेंट्स, एक टाइप से वो क्या है, सिंपल मशीन। जैसे यहाँ पे ये सिंपल मशीन था स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से यहाँ पे ये सिंपल मशीन्स है, यहाँ पे ये सिंपल मशीन्स है। हैंडल क्या है, सिंपल मशीन। तो ऐसे बहुत सारे सिंपल मशीन से बन के कॉम्प्लेक्स मशीन बनता है स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स मशीन्स का अगर हम बात करते हैं तो उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है स्टूडेंट्स। In our day-to-day life, we use simple and complex machine depending upon the task to be carried out and the time and effort required to do। तो हम अपनी लाइफ में सिंपल और कॉम्प्लेक्स मशीन का यूज़ करते हैं उनके हमारे काम के हिसाब से। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है उस हिसाब से हम उन मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं और अपने टाइम को भी बचाने की कोशिश करते हैं, अपनी मेहनत को भी बचाने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। सो उन्हीं मशीन्स के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। क्या क्या सिंपल मशीन्स हम यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में रोज़ और कैसे हम उसे यूज़ करते हैं वो भी हम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहला जो हमारा सिंपल मशीन्स है वो है हमारा एन इंक्लाइंड प्लेन। क्या है स्टूडेंट्स, एन इंक्लाइंड प्लेन। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे कोई चीज, इधर पे ये ड्रम जो है उसे ट्रक में लोड किया जा रहा है और यहाँ पे एक इंक्लाइंड ब्लॉक का इस्तेमाल किया है। एक इंक्लाइंड मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी एंगल पे झुका हुआ। तो ये जो ब्लॉक है एक एंगल पे झुका हुआ है और उसके ऊपर से हम वो ड्रम को ट्रक में लोड कर रहे हैं स्टूडेंट्स। सो मशीन भी ये काम कर सकती थी स्टूडेंट्स, पर हम सिंपल मशीन्स की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स को नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक टाइप से ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक टाइप से ये सिंपल मशीन हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक सिंपल मशीन बन चुका है। तो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, फिर हम देखेंगे। A heavy drum is to be loaded on a truck. Ravi chose a plank A while Hamid chose a plank B. Rahi did not use a plank at all. सो स्टूडेंट्स, एक हैवी ड्रम को लोड करना है ट्रक में, तो रवि जो है उसने प्लैंक ए को चूज़ किया है, ये वाला प्लैंक है। और जो हमीद जो है, हमीद ये प्लैंक बी को, और जो राही है उसने क्या किया है, उसने अब तक कोई भी प्लैंक नहीं लिया है। So students, if a slanting plank is used to lift a weight, we have to bear less of the weight and lifting it become easier. Such a plank is called inclined plane. The more gradual the slope, the lesser is the weight we bear. But such an inclined plane is longer. The steeper the slope, the shorter the inclined plane. But we have to bear a greater weight. तो यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले तो आपको समझना है इंक्लाइंड प्लेन होता क्या है स्टूडेंट्स। सो स्लांटिंग प्लेन, एक एंगल पे झुका हुआ प्लैंक जो होगा जिसे हम वेट लिफ्ट के लिए यूज़ करते हैं, उस प्लैंक को हम क्या बोलेंगे, इंक्लाइंड प्लेन बोलेंगे। तो जो ए में आपको दिख रहा है, ए का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, प्लैंक जो है बड़ा है और स्ट्रेट है और स्टीपर है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें कम एनर्जी, कम ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इस ड्रम को हम लोड कर लेंगे। पर यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो प्लैंक है वो कैसे झुका हुआ है, वो छोटा है स्टूडेंट्स, और पर यहाँ पे हमें ज़्यादा फोर्स का, ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा इस ड्रम को लोड करने में। और यहाँ पे तो प्लैंक ही नहीं है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकत का हमें यूज़ करना पड़ेगा इस ड्रम को लोड करने के लिए। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, एन इंक्लाइंड प्लेन जो है यहाँ पे एक टाइप से मशीन का काम कर रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक टाइप से क्या कर रहा है, एक सिंपल सा मशीन का काम कर रहा है और हम उसे उस वजन से ड्रम को हम क्या कर रहे हैं, लोड कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स। क्या कर पा रहे हैं, लोड कर पा रहे हैं। कट आउट अ ट्रायंगुलर पीस ऑफ पेपर ABC. ड्रॉ अ रेड लाइन along the edge AC. Roll this paper around a pencil as shown in the figure. What do you see? So स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको एक ट्रायंगुलर पीस में पेपर लेना है, उस पर क्या करना है, एक रेड लाइन मार देना है स्टूडेंट्स, और आपको पेपर को क्या करना है, एक पेंसिल पे रोल कर देना है। तो आपको कुछ ये ऐसा आपको ट्रायंगल लेना है, पहली बात तो ABC, और आपको क्या करना है, रेड लाइन मार देना है आपको। तो हम ऐसा रेड लाइन मार देंगे और आपको क्या करना है, इस पेंसिल पे रोल कर देना है। क्या करना है, पेंसिल पे रोल कर देना। तो आपको क्या दिखेगा वहां पे, तो आपको कुछ ऐसे ऐसे शेप्स दिखने वाले।
आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हम समझ जाएंगे क्या बोलना चाह रहा है हमें ये। तो देखते हैं, द इंक्लाइंड साइड AC ऑफ द ट्राइंगल डिसेंड्स ग्रेजुअली फ्रॉम A टू C। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो ट्राइंगल का साइज है धीरे धीरे C की तरफ आते आते क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। 1 से लेके C की तरफ आते आते क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है स्टूडेंट्स। द थ्रेड ऑन अ स्क्रू आर मेड इन द सेम वे। जैसा आपको ये स्ट्रक्चर पेंसिल पे दिखेगा ना, वैसे ही आपको स्ट्रक्चर किस पे दिखने वाला है, एक स्क्रू में दिखने वाला। आप सभी ने स्क्रू को देखा होगा स्टूडेंट्स, तो ऐसा सेम स्ट्रक्चर आपको ये स्क्रू में दिखने वाला है स्टूडेंट्स। That is why when a screw is fitted in wood, it goes in as if it is going down an inclined plane students। सो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स क्या बात कर रहे थे, इंक्लाइंड प्लेन की बात चालू थी। तो यहाँ पे स्क्रू में अगर आप अच्छे से स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे ऐसे आपको ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे स्क्रू के अंदर। स्क्रू को जब आप अच्छे से देखेंगे तो ये एक टाइप से क्या है स्टूडेंट्स, ये एक टाइप से इंक्लाइंड प्लेन है स्टूडेंट्स। क्या है, एक टाइप से इंक्लाइंड प्लेन है। जब हम इसे किसी भी स्क्रू को जब हम लकड़ी में ये ईजिली चला जाता है स्टूडेंट्स। किसी भी हम लकड़ी वगैरह में अगर हम इसे पिंच करते हैं तो ये ईजिली चला जाता है। क्यों चला जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें हमें उतना फोर्स नहीं लगाना पड़ता। अगर आप कोई ऐसा नेल लें जिसमें इस ऐसे स्ट्रक्चर ना हो तो इसे हमें बार बार हैमर करना पड़ता है, बार बार हथौड़े का यूज़ करके इसे ठोकना पड़ता है। बट अगर हम इस स्क्रू की बात करते हैं तो इसमें हमें ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता है, इसे बस हमें घुमाना पड़ता है स्टूडेंट्स, और ये चला जाता है धीरे धीरे। बट जब हम किसी ऐसे नेल को लेते हैं जिसमें ऐसे पैटर्न्स ना हो, ऐसे सीक्वेंसेस ना हो, तो हमें क्या क्या करना पड़ता है, इसमें हमें ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ती, ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती, फिर जाके ये जो नेल होता है स्टूडेंट्स ये अंदर जाता है। पर ये स्क्रू को क्या होगा, हम इसे गोल गोल घुमाते जाएंगे और ये क्या होगा, ये अंदर जाते जाएगा। Therefore less force is required to fit a screw than to hammer a nail। तो यहाँ पे मैंने आपको वही समझाया कि हमें स्क्रू को फिट करने में बहुत ही कम फोर्स लगता है एज कंपेयर टू किसी नेल को हम लेते हैं तो। In other words, a screw is like a rolled up inclined plane made up of an iron strip। तो नेल क्या होता है स्टूडेंट्स, नेल एक इंक्लाइंड प्लेन है जो कि रोल किया गया है। क्या है, एक इंक्लाइंड, जैसे ये AC एक इंक्लाइंड प्लेन था ना स्टूडेंट्स, तो इसे हमने क्या कर दिया, इसे हमने रोल कर दिया। रोल करने के बाद हमें कैसा मिला, स्क्रू टाइप स्ट्रक्चर मिला है स्टूडेंट्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्क्रू बोलते हैं। और ये हमने आयरन से बनाया है जिसे हमने स्क्रू बोलते हैं। तो ये एक सिंपल टाइप का मशीन है स्टूडेंट स्क्रू, जिससे हमें कम फोर्स लग रहा है स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स AC जो है यहाँ पे इंक्लाइंड था। क्या था, एक इंक्लाइंड प्लेन था जिसे हमने रोल करके एक स्क्रू बना लिया है, और वो स्क्रू पे हमें कम फोर्स लगाना पड़ रहा है स्टूडेंट्स उसे फिट करने के लिए। A winding road or ghat that goes up a mountain is also like an inclined plane wrapped around the mountain. It helps big vehicle to climb up and down the mountain easily। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं किसी माउंटेन्स वगैरह की, तो माउंटेन्स या घाट वगैरह की बात करते हैं जो कि बहुत ऊपर रहते हैं। अगर ये माउंटेन है स्टूडेंट्स और मुझे यहाँ पे जाना है, यहाँ पे एक गाँव है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स अब मैं यहाँ से अगर मैं जाऊँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और कोई ऐसी व्हीकल होगी जो इधर पे चढ़ के चले जाए। बट अगर मैं यहाँ पे ऐसे रास्ते बना दूँ तो स्टूडेंट्स, ऐसे रास्ते बना दूँ तो हम पहुँच जाएंगे। हमें फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, हम इस रास्ते के थ्रू क्या होंगे, पहुँच जाएंगे। इस रोड के थ्रू क्या होंगे, हम पहुँच जाएंगे, ईजिली पहुँच जाएंगे स्टूडेंट्स। सो ऐसे रास्तों को बनाया जाता है स्टूडेंट्स घाट्स के। आपने कसारा घाट देखा होगा, तो आप कसारा की तरफ से अगर कभी आए होंगे ट्रैवल करके, तो वहाँ पे आपको ये रोड्स दिखते होंगे स्टूडेंट्स। ये रोड्स वैसे बनाए गए हैं स्टूडेंट्स कि ताकि जो है व्हीकल को जो है, किसी भी गाड़ी को जो है कम फोर्स का यूज़ करना पड़े और गाड़ी जो है डेस्टिनेशन तक पहुँच भी जाए स्टूडेंट्स। Two routes, namely a pathway and a road, are available to climb the mountain shown in the picture. Compare the time and strength and your convenience required to reach the mountain
टॉप। तो यहाँ पे आपको ये डिस्कस करने बोला है कि आपके पास दो वेज है, जो मैंने आपको दो वेज बताए, या तो आप यहाँ से डायरेक्ट चढ़ना है या तो आप ऐसे चढ़ के जाएं। तो आपको किस में कितना टाइम लगेगा, किस में कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक्टिविटी है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं। In the past, the Greek scientist Archimedes invented the machine shown in the picture। तो आर्किमिडीज जो थे, जिन्होंने एक मशीन बनाई थी स्टूडेंट्स, जिसे हम बोलते हैं आर्किमिडीज स्क्रू। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? आर्किमिडीज स्क्रू। इट वॉज यूज टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम द होल्ड ऑफ अ शिप। आर्किमिडीज यूज अ राउंड पाइप फिटेड विथ अ रॉड inside it. The pipe was placed at an angle of 45 degree with one end inside the water and the rod resting on a flat surface. When the rod was turned, water got lifted in the device. So students, काफ़ी सिंपल मशीन्स। देखो स्टूडेंट्स, पहले के मशीन्स कैसे थे, पहले कितने सिंपल मशीन्स का यूज़ किया गया था, अब भी कैसे मशीन्स का हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, सिर्फ स्क्रू के हेल्प से यहाँ पे पानी निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सिर्फ स्क्रू के हेल्प से यहाँ पे पानी निकालना है। देखो स्टूडेंट, ये जब हम इसे रोटेट करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे क्या होगा, पानी जो है कलेक्ट होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? पानी जो है कलेक्ट होगा और ऐसे राउंड राउंड करके ये क्या होगा, बाहर आएगा। देखो स्टूडेंट्स, आधा जो है, आधा ये वाला जो पार्ट है वो पानी में रहेगा स्टूडेंट्स, और ये 45 डिग्री के एंगल पे रहेगा। क्या होगा? 45 डिग्री के एंगल पे रहेगा। जब हम इसे घुमाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से पानी जो है लिफ्ट होना स्टार्ट होगा धीरे धीरे, और ये यहाँ पे गिरना स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स। सो ये डिवाइस को हम क्या बोलते थे? आर्किमिडीज स्क्रू बोलते थे। जो आर्किमिडीज साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बनाया था स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं अब वेज। अब देखते हैं कि वेज होता क्या है स्टूडेंट्स, समझेंगे। An axe is used for cutting wood. A sharp tool is formed on joining two inclined planes. Such a tool is called a wedge. So यहाँ पे बात को आपको समझना है, यहाँ पे क्या बताया गया है स्टूडेंट्स कि वेज होता क्या है। तो यहाँ पे क्या बोला है स्टूडेंट्स? एक्स आपने देखा, कुल्हाड़ी आपने देखी होगी स्टूडेंट्स, वो किस लिए यूज होती है स्टूडेंट्स? वो वुड काटने के लिए यूज होती है। तो आपने कभी कुल्हाड़ी का शेप देखा है क्या स्टूडेंट्स? कैसा होता है? ऐसा उसका शेप होता है। क्या होता है? ऐसा उसका शेप होता है ना स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह का उसका शेप होता है स्टूडेंट्स। सो अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पे आपको दो इंक्लाइंड सरफेस दिख रहे हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, दो इंक्लाइंड सरफेस दिख रहे हैं। तो अ शार्प टूल इज फॉर्म्ड ऑन जॉइनिंग टू इंक्लाइंड प्लेन्स। क्या बोला स्टूडेंट्स? टू इंक्लाइंड प्लेन्स। अब देखो स्टूडेंट्स, कुल्हाड़ी में भी कैसा होता है, कुल्हाड़ी को अगर आप साइड से देखते हैं तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, वो ट्रायंगल, एक इंक्लाइंड प्लेन ये, एक इंक्लाइंड प्लेन ये होता है स्टूडेंट्स। सो अ शार्प टूल इज फॉर्म्ड ऑन जॉइनिंग टू इंक्लाइंड, मतलब दो इंक्लाइंड प्लेन्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? टूल फॉर्म्ड इज कॉल्ड वेज। क्या क्या मिलता है स्टूडेंट्स? हमें वेज मिलता है। जिस मशीन्स को हम क्या बोलते हैं? वेज बोलते हैं। इस सिंपल मशीन्स को हम क्या बोलेंगे? वेज बोलेंगे स्टूडेंट्स। सो ऐसे बहुत से टूल्स बनाते हैं, जैसे कि ये नेल जो है वो भी क्या होता है? नेल का आप जब बॉटम पार्ट देखेंगे तो वो भी कैसे बना होता है? वो दो इंक्लाइंड प्लेन से मिल के बना हुआ था, तब जाके वो पॉइंटेड होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है? तब जाके वो पॉइंटेड होता है। A wedge is used for breaking an object into two pieces or to separate objects stuck together. An axe, a knife or a chisel are some example of the simple machine. A needle and a nail are also kind of a wedge. सो स्टूडेंट्स, वेज क्या होता है? वेज किस लिए काम आता है? किसी दो चीज़ को अलग करने के लिए, या किसी भी चीज़ को काटने के लिए या सेपरेट करने के लिए हम वेज जैसे मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। तो वेज मशीन्स कौन कौन सी होती? यहाँ पे जो चाइजल दिख रहा है आपको, ये चाइजल जो है एज अ वेज है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये एक सरफेस हो गया, एक इंक्लाइंड सरफेस हो गया, और इसके नीचे वाला एक इंक्लाइंड सरफेस हो गया स्टूडेंट्स। सेम चाकू में भी ये वाला जो हो गया स्टूडेंट्स, ये एक इंक्लाइंड सरफेस हो गया, उसके पीछे वाला एक इंक्लाइंड सरफेस हो गया।
ऐसे करके क्या होते हैं, दो इंक्लाइंड सरफेस मिलके एक वेज बनाते हैं स्टूडेंट्स। और वेज के कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि एक्स हो गया, कुल्हाड़ी, चाकू जो हो गया, और ये आपका जो स्क्रू ड्राइवर है वो हो गया, चाइजल जिसे हम बोलते हैं। तो ये सब क्या है, एक टाइप के सिंपल मशीन्स है स्टूडेंट्स। नीडल भी जो है एक टाइप का सिंपल वेज है स्टूडेंट्स, काइंड ऑफ वेज है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, लीवर। स्टूडेंट्स वेज मशीन की बात कर ली है हमने, प्लेन इंक्लाइंड प्लेन की बात कर ली, अब हम एक लीवर की बात करते हैं। लीवर होता क्या है स्टूडेंट्स? तो ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये इसे हम अच्छे से पहले हम समझेंगे कि लीवर होता क्या है। अ फार्मर इज यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग क्रो बार टू मूव द बिग स्टोन ब्लॉक बॉक्ड डाउन इन द फार्म, सच अ मशीन इज कॉल्ड एज अ लीवर। तो लीवर मतलब होता क्या है स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे क्या किया है, ये फार्मर जो है इसने क्या लिया है, क्रो बार लिया है। क्रो बार मतलब एक रॉड लिया है स्टूडेंट्स, जिसे हम क्रो बार बोलते हैं, लंबा सा एक स्ट्रॉन्ग क्रो बार लिया है, और उसे उसने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है। देखो स्टूडेंट, जहाँ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये नीचे जो है छोटा पत्थर है, और इस बड़े पत्थर को क्या करना है, हटाना है। अब जब आप डायरेक्टली इस बड़े पत्थर को हटाएंगे तो आप हटा नहीं पाओगे स्टूडेंट्स, आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा इस बड़े पत्थर को अपने हाथों से हटाने के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने इस क्रोबार का इस्तेमाल किया, यहाँ पे पत्थर के नीचे इस क्रोबार को मैंने डाल दिया, और क्रोबार के नीचे मैंने एक छोटा सा पत्थर लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसे जब मैं नीचे लाऊंगा स्टूडेंट, तो ये पत्थर क्या हो जाएगा, सरक जाएगा स्टूडेंट्स। क्या करेंगे, तो ऐसे कर करके हम इस पत्थर को हटा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसी मैकेनिज्म को, इसी मशीन्स को हम क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। ऐसे मशीन्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, लीवर बोलते हैं। अ लीवर हैज 3 पार्ट्स, नेमली एफर्ट, लोड एंड फुलक्रम। सो स्टूडेंट्स, लीवर के 3 पार्ट होते हैं। क्या क्या वो 3 पार्ट हैं स्टूडेंट्स? एफर्ट, लोड, फुलक्रम। तो लोड क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे। एफर्ट कहाँ आएगा, यहाँ पे। फुलक्रम क्या है, ये वाला पार्ट। सो स्टूडेंट्स, ऐसे 3 पार्ट्स रहते हैं लीवर के। द सपोर्ट एट विच द रॉड ऑफ अ लीवर इज रेस्टेड इज कॉल्ड द फुलक्रम ऑफ द लीवर। तो फुलक्रम ऑफ द लीवर क्या होता है स्टूडेंट, जहाँ पे भी ये लीवर को सपोर्ट है। तो सपोर्ट कहाँ पे, यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे सपोर्ट है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फुलक्रम बोलेंगे। The weight lifted by a lever on the force against which the lever act is called as a load। तो लोड क्या है स्टूडेंट्स, जहां भी वो पत्थर होगा स्टूडेंट्स लीवर के एक एंड पे, उसे हम क्या बोलेंगे, लोड वाला पार्ट बोलते हैं। द आर्म ऑफ अ लीवर फ्रॉम द फुलक्रम टू द लोड इज कॉल्ड लोड आर्म। और यहां से लेके यहां तक के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, लोड आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोड आर्म बोलते हैं। द फोर्स अप्लाइड ऑन द अदर एंड ऑफ अ रॉड टू लिफ्ट द लोड इज कॉल्ड द एफर्ट। और एफर्ट मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जो भी फोर्स हम दूसरे एंड में लगाएंगे उस वेट को लिफ्ट करने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे, एफर्ट बोलेंगे। द पार्ट ऑफ द लीवर फ्रॉम फुलक्रम टू एफर्ट इज कॉल्ड द एफर्ट आर्म। और यहां से लेके यहां तक के पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एफर्ट आर्म बोलेंगे। यहां से लेके यहां तक के पार्ट को हमने क्या बोला था, लोड आर्म बोला था स्टूडेंट्स। तो इस तरह से लीवर का मशीन्स जो होता है वो हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक सिंपल टाइप का मशीन्स है। अभी के टाइम में हम क्रेन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स होते हैं, पर पहले के टाइम में हम ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करते थे स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। प्लेस अ पेंसिल ऑन अ टेबल, प्लेस अ रूलर ऑन इट at right angle with it. Put a paper weight on one end of the ruler. Press the other end with your finger or to lift the weight. Which are the load arm, the effort arm and the fulcrum of this lever। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक रूलर लेना, एक स्केल लेना, उसे एक पेंसिल पे रखना है, दूसरी तरफ एक वेट डाल देना, और यहाँ से आपको क्या करना है, उस वेट को लिफ्ट करना है दूसरे एंड से। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि इसमें लीवर क्या होगा, फुलक्रम क्या होगा, लोड क्या होगा। सिंपल, मैंने आपको सिंपली बताया, जहाँ भी लोड होगा वहाँ पे हमारा वेट वाला पार्ट होगा। एफर्ट जो होगा, जहाँ पे हम फोर्स लगाएंगे वो एफर्ट होगा, और जहाँ पे ये हमारा जो रॉड था वहाँ जहाँ पे वो सपोर्ट लेगा वो क्या होता है, फुलक्रम होता है। तो ये वाला पार्ट क्या है आपका, फुलक्रम। ये वाला पार्ट क्या होगा, लोड। और ये वाला पार्ट क्या होगा, एफर्ट। Now go on increasing the distance between the paper and the pencil by 4 centimeter every time and see whether the paper weight can be lifted when placed at each of those distances. As the effort arm becomes longer, and compared to the longer
and compared to the load arm, less force is required to lift the paperweight. Such a lever is called lever of first order. So स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्या बोला है कि एफर्ट और लोड का जो है डिस्टेंस अगर आप बढ़ाते जाते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है। तो सिंपल स्टूडेंट, जब आप एफर्ट और लोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ाते जाएंगे तो आपको बहुत ही कम फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा इससे लिफ्ट करने के लिए, इस वेट को लिफ्ट करने के लिए। तो ऐसे टाइप ऑफ लीवर्स को, ऐसे टाइप ऑफ सिंपल लीवर्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। The picture show how we use an opener to remove the cap of sauce bottle. So students, आप सभी ने कोको कोला वगैरह पिया होगा स्टूडेंट्स, उसमें आप ओपनर का इस्तेमाल करते हैं बॉटल्स को खोलने के लिए। Try to do the same yourself. To remove the tight fitting cap, the opener is rested on the cap and we apply a force on the opposite end of the opener to pull it upward. The cap also get pulled up as the opener rotates from about the fulcrum. Where are the fulcrum, load and effort in this case? तो यहाँ पे ओपनर के लिए आपको फल्क्रम वगैरह पूछ रहा है, फल्क्रम किधर है, लोड किधर है, एफर्ट किधर लगेगा, तो ये पूछ रहा है आपको। तो सिंपल स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिंपली आपको दिख रहा है फल्क्रम कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहता है स्टूडेंट्स, क्योंकि सपोर्ट कहाँ से ले रहा है, लीवर सपोर्ट कहाँ से ले रहा है, यहाँ से। मैंने क्या बोला था, जहाँ भी सपोर्ट लेगा वो क्या हो जाएगा, आपका फल्क्रम हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट जो होता है ओपनर का वो फल्क्रम होता है। लोड क्या है, ये ढक्कन वाला पार्ट, ढक्कन लोड है एक टाइप से जिसे हम निकालने की कोशिश करें। एफर्ट कहाँ है, ये हम यहाँ से एफर्ट लगाएंगे स्टूडेंट्स। The weight or a load is at one end of the arm of the tongue. We apply effort on the middle of the arm. It means the effort is applied in the middle of the lever, while the fulcrum and load are at the opposite end. तो आपने ये टोंग का इस्तेमाल किया हो कोई भी चीज़ को उठाने के लिए, तो इसमें फल्क्रम कहाँ पे होता है? फल्क्रम मतलब मैंने आपको पहले बोला था जहाँ भी सपोर्ट होगा स्टूडेंट। सपोर्ट कहाँ पे मिल रहा है इसे, इस लीवर को सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है स्टूडेंट। तो ये क्या होगा, फल्क्रम हो गया, ये लोड हो गया और आपका एफर्ट क्या हो गया, आप यहाँ पे अपना एफर्ट लगा रहे हैं तो यहाँ पे एफर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो इस तरह से अलग अलग लीवर का अलग अलग जगह पे एफर्ट होता है, फल्क्रम होता है और लोड होता है स्टूडेंट्स। There are 3 types of lever depending upon the position of the effort, the fulcrum and the load. तो ऐसे करके 3 टाइप के लीवर्स हैं, उन एफर्ट के पोजीशंस के हिसाब से, फल्क्रम के पोजीशंस के हिसाब से, लोड के पोजीशंस के हिसाब से। तो पहला हमारा जो टाइप है लीवर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, क्या है स्टूडेंट्स? लीवर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, वो देख लेते हैं क्या होता है। द फल्क्रम इज in the center, the load is at one end while the effort is at other end. तो यहाँ पे फल्क्रम कहाँ रहेगा स्टूडेंट? सपोर्ट कहाँ रहेगा? सपोर्ट जो रहेगा वो मिडल में रहेगा। इस टाइप ऑफ लीवर में क्या होता है, लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में सपोर्ट कहाँ पे रहता है, फल्क्रम कहाँ पे होता है, मिडल में होता है, और लोड और एफर्ट उनके एंड्स पे होंगे। लीवर ऑफ सेकेंड ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं, द लोड इज इन द सेंटर, द फल्क्रम ऑन वन साइड एंड द एफर्ट ऑन द अदर साइड। तो अगर हम सेकेंड ऑर्डर लीवर की बात करते हैं तो जो लोड होता है वो मिडल में होता है स्टूडेंट्स। कहाँ पे होता है? लोड जो होगा वो मिडल में होगा और एफर्ट और फल्क्रम दोनों अलग अलग साइड में होंगे। तो ये वाला हमने जो एग्जांपल देखा था वो किस वाला पार्ट है, वो लीवर ऑफ सेकेंड ऑर्डर का एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। लीवर ऑफ थर्ड ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो एफर्ट इज इन द सेंटर, द फल्क्रम ऑन वन साइड एंड द लोड ऑन द अदर साइड। तो इसमें जो अगर हम बात करते हैं एफर्ट कहाँ पे रहेगा, एफर्ट जो होता है वो मिडल में होता है। तो इसका हमने एग्जांपल देखा था, ये टोंग जो है, ये वाला जो टोंग है उसका एफर्ट कहाँ पे, मिडल में है स्टूडेंट्स, और फल्क्रम और लोड कहाँ पे, साइड में है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे ये इसे हम क्या बोलेंगे, लीवर ऑफ थर्ड ऑर्डर। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? लीवर ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो ऐसे 3 टाइप ऑफ लीवर्स मशीन्स हमने पढ़े, हमने देखे हैं स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे कुछ मशीन दिया है जो आप यूज़ करते हैं, जैसे ये हो गया स्टूडेंट्स ये, और यहाँ पे आप प्लेग्राउंड में देखे होंगे ये सीजर हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे नेल निकालने वाला होता है, नेल उखाड़ने वाला होता है स्टूडेंट्स। ये सब कुछ आपने देखा होगा। बात कर लेते हैं पुली के बारे में। तो पुली होती क्या है देख लेते हैं स्टूडेंट्स। टेक अ पेंसिल, सम स्टिकिंग टेप, एन एम्प्टी रील
of thread, half a meter of thick thread, a weight such as an eraser that can be tied to the thread. Place the pencil on the table so that it just over the edge of the table. Fix it firmly to the table using the sticking tape. Insert the reel over the part of the pencil that juts out. Put a lump of the play doh on the tip of the pencil so that the reel does not come off. Draw the thick thread having the weight at one end over this reel. What happens when the loose end of the thread is held and pulled down? The weight tied at the other end get lifted up. Such a device, which is grouped wheel and thread designed to lift weight, is called pulley. तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी करने बोल रहा था स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको ये जो टेबल है हमारा, उसके एंड पे क्या है, आपको यहाँ पे एक पेंसिल को ऐसे टेप से चिपका देना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको एक जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक टेप का, आपके पास जो टेप होगा स्टूडेंट्स, उसका जो रील होता है या थ्रेड का जो रील होता है, उसे यहाँ पे आपको डाल देना है स्टूडेंट्स। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद उसके ऊपर से आपको क्या डालना है, एक थ्रेड डालना है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे आपको अपना इरेजर जो है, अपना कोई भी वेट वाला चीज़ है, यहाँ पे आपको रख देना। उसके बाद आपको ये लिफ्ट करके देखना है, रस्सी को छोड़ना है और खींचना है। तो आपको क्या होगा कि ये वेट जो है ये लिफ्ट होते हुए दिखेगा, ऊपर जाते हुए दिखेगा, नीचे आते हुए दिखेगा स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, हम इस तरह से भी वेट को उठा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ऐसे डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, जिसमें कि थ्रेड और व्हील्स लगा हो स्टूडेंट्स। व्हील्स हमने कहाँ देखा, ये रील जो है एक टाइप से व्हील का काम कर रही है और ये जो है थ्रेड का काम कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ऐसे टाइप ऑफ मशीन्स को, ऐसे टाइप ऑफ डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, पुल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुल्ली बोलते हैं। आपने कुएं में देखा होगा स्टूडेंट्स, ऐसा लगा होगा, तो ये क्या है, पुल्ली है। क्या स्टूडेंट्स, ये पुल्ली है जो हम पानी निकालने में यूज करते हैं। If we use pulley, force can be applied in the downward direction for lifting the weight in an upward direction. This is a convenient and easy. You must have seen some example of pulley in day-to-day use. So students, आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि पुल्ली में क्या होता है कि हम नीचे की तरफ किसी भी चीज़ को खींचते हैं तो चीज़ ऊपर आती है। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, हम नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं तो चीज़ क्या होती है, वो ऊपर आती है स्टूडेंट्स। सो ये पुल्ली का क्या है, एक टाइप का एडवांटेज है, जिससे कि कोई भी चीज़ को खींचना जो होता है ईजी हो जाता है, क्योंकि हम नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो बहुत ही ईजी होता है नीचे की तरफ फोर्स लगाना स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम किसी भी वेट वाले चीज़ को आसानी से खींच सकते हैं ऊपर की तरफ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होगी आपके डे टू डे लाइफ में स्टूडेंट्स, तो उसकी लिस्ट आप बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, अ व्हील एंड एक्सल। तो स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं सबसे बड़े मशीन्स की, सबसे बेसिक मशीन्स की, जिसके वजह से हमारा जो वर्ल्ड है आज इस पोजीशन पे है स्टूडेंट्स की वो बड़े बड़े मशीन्स बना रहा है स्टूडेंट्स। अ व्हील एंड एक्सल, अ व्हील एंड एक्सल जो सबसे बड़ी खोज थी, हमारे पहिए की जो सबसे बड़ी खोज थी स्टूडेंट्स, उसकी बात करते हैं हम। All of you must have enjoyed sitting in a giant wheel. What makes the giant wheel to go round? The giant wheel is fitted to a rod at its center. This rod is called as an axle. सो स्टूडेंट्स, आप सभी ने जाइंट व्हील में गए होंगे, जाइंट व्हील को एंजॉय किया होगा किसी मेले में स्टूडेंट्स। तो आपने देखा होगा कि वो जाइंट व्हील घूमता कैसे। तो आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा स्टूडेंट्स, तो उसके बीच में एक रॉड लगा हुआ होता है स्टूडेंट्स। उसी रॉड को हम क्या बोलते हैं, एक्सेल बोलते हैं। उसके सेंटर में एक रॉड लगा हुआ होता है और उस रॉड को हम क्या बोलते हैं, एक्सेल बोलते हैं। सेम हमारे गाड़ियों में होता है स्टूडेंट्स, गाड़ियों के पहियों के बीच में एक रॉड लगा हुआ होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेल बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं, एक्सेल बोलते हैं। When the axle start rotating with the help of electricity, the wheel fitted to it start rotating. This combination of an axle and a wheel is a simple machine. We see innumerable example its use. So students,
जब ये एक्सेल घूमना स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से या कोई मोटर के वजह से, ये एक्सेल जब घूमना स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स, तो ये व्हील जो इसमें लगा हुआ होता है, जो पहिया इसमें लगा हुआ होता है, जाइंट व्हील जो इसमें लगा हुआ होता है, वो क्या होता है स्टूडेंट्स, घूमना स्टार्ट कर देता है स्टूडेंट्स। और इसी कॉम्बिनेशन को, इसी एक्सेल और व्हील के कॉम्बिनेशन को हम एक सिंपल मशीन बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं? सिंपल मशीन बोलते हैं स्टूडेंट्स। सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे स्टूडेंट्स। सो मशीन्स की हमने बात कर ली, तो बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स को। मशीन्स को हम मेंटेन किस तरह से करके रख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ज़रूरी होता है कि हम सभी मशीन्स को मेंटेन करके रखें, उन्हें अच्छी तरह से क्लीन रखें, अच्छी तरह से उनका ध्यान दें, ताकि वो मशीन जो है वो ख़राब ना हो स्टूडेंट्स। पार्ट्स ऑफ मशीन रब अगेंस्ट वन another when they are used. Soiled, dusted part created more friction. Some part affected by the weather, rust and erode. Machine get damaged or become useless due to such wear and tears. To avoid this, it is very important to take care of the machine. So students, मशीन्स के कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो फ्रिक्शन के वजह से उनके बीच में घर्षण जो होता है स्टूडेंट, उसके वजह से वो मशीन्स के कुछ पार्ट जो होते हैं घिस जाते हैं स्टूडेंट्स। सो उसे भी हमें अच्छी तरह से ध्यान देना है स्टूडेंट्स। और कुछ पार्ट्स जो होते हैं डस्ट के वजह से उसमें मिट्टी चली जाती है, उसके वजह से कुछ ज़्यादा फ्रिक्शन उसमें आने लगता है स्टूडेंट्स। कुछ मशीन्स पे क्लाइमेट का भी असर पड़ता है, बारिश का असर पड़ता है, ठंडी का असर पड़ता है स्टूडेंट्स, उसमें रस्ट आने लगता है, जंग पकड़ने लगता है स्टूडेंट्स, और वो ख़राब होने लगती है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से क्या होता है, मशीन्स ख़राब हो जाती है, उसके पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये इनसे बचाने के लिए हमें, मशीन्स को ये सारी चीज़ों से बचाने के लिए उस पर हमें काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। उसे किसी मशीन्स को हम इस तरह से नहीं छोड़ सकते हैं स्टूडेंट। ड्यूरिंग द मेंटेनेंस ऑफ मशीन ऑल इट्स पार्ट्स आर वाइप्ड क्लीन. Oil or lubricants is released between parts that rubbed against each other so that there is less friction between them and the wearing is reduced. Machines are covered when not in use to prevent dust settling on them. To prevent the effect of weather, metallic parts in a machines are painted externally and the machines are also scraped. तो स्टूडेंट्स, इन सब चीज़ों से बचाने के लिए हम क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, हम मशीन्स को क्लीन करते हैं, उस पर वाइप करते हैं स्टूडेंट्स, और मशीन्स में हम ग्रीस वगैरह, ऑयल वगैरह, उसे लुब्रिकेंट्स देते हैं स्टूडेंट्स, ताकि जो हमारे मशीन्स के जो दो पार्ट हैं वो रब ना हो और उसमें फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाए, घर्षण जो है उसमें कम हो जाए स्टूडेंट्स। और जब हम मशीन्स का यूज़ नहीं करते तो मशीन्स को हम कवर करके रखते हैं ताकि उसमें डस्ट पार्टिकल्स जो है वहाँ पे सेटल ना हो स्टूडेंट्स। और जो पार्ट हमारा कोरोजन होता है, जहाँ पे हमारा जंग पकड़ता है जिस मशीन के पार्ट को, वहाँ पे हम क्या करते हैं, पेंट मार देते हैं स्टूडेंट्स। और पेंट इसलिए मारा जाता है ताकि हमारी जो मशीन है वो गीली ना हो, वो सूखी हो स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम अपने मशीन्स को बचा के रखते हैं स्टूडेंट्स, किसी भी फैक्टर से जिससे कि वो हार्म हो रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम अपने मशीन्स को सेफ रख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आपने बहुत सारे टाइप ऑफ सिंपल मशीन्स देखे होंगे, और इन्हीं सारे सिंपल मशीन्स के आधार पे हम आज बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड और बड़े मशीन्स को बना रहे हैं स्टूडेंट्स। अगर हम बात करते हैं एक क्रेन की, अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे क्रेन में बहुत सारे टाइप ऑफ मशीन्स लगे होते हैं। लीवर लगा होता है, पुली लगा होता है स्टूडेंट्स, टायर लगे होते हैं, एक्सेल्स लगे होते हैं, व्हील्स लगे होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टाइप ऑफ मशीन्स जो होते हैं वो हमारे एक क्रेन में होते हैं। तो इसलिए वो क्या है, कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स मशीन है स्टूडेंट्स। तो इन्हीं मशीन्स का, इन्हीं छोटे छोटे मशीन्स का इस्तेमाल करके हम एक बड़े बड़े मशीन्स को बनाते हैं स्टूडेंट्स। सो आज आपका जो 12th चैप्टर सिंपल मशीन्स था वो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ।